Even through the tough times in life, what's important is to go through everything with a smile on your face. The fans stood by us, and our fan following actually increased. At the end of the day, without the fans, we are nothing. But what's next is what is important for us. We are back. We are back as a core team. The number music இருக்குல்ல, start the whistles. यो व्हाट्स अप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक बहुत ही बेहतरीन, आई होप बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया था ब्रो, वो लिस्टिकल वाले वीडियोस वो थोड़े पता नहीं यार, थोड़ा वैनिला कंटेंट लगता है मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन आज हमने सोचा था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस एंड केकेआर, ये तीन टीम हमने फिलहाल पकड़ी है एंड इनके ऊपर हम लोग चाहते हैं थोड़ा इन डेप्थ वीडियो बनाए। जो भी हम लोगों को देखते हैं, मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा और क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। एंड ठाकुर के पास वो एक्सपर्टीज है कि उस पर वो एक्चुअली बहुत बढ़िया काम भी कर सकता है। मैं भी करता हूँ, बट मैं एक अच्छा कैप्टन होने के नाते सबको क्रेडिट दे रहा हूँ। तेरे को तो पता होगा ना ब्रो कैसे करते हैं सब चीजें। तो हाँ, वो बेसिक आज एक छोटे से शॉर्ट्स में बता दे कि क्या है आज का वीडियो, व्हाट इज द वीडियो। देखो आज भाई वीडियो ऐसा है कि अगर आपको सीएसके में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या सीएसके कैसे इतना सक्सेसफुल बना वो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है, या फिर किसी को सीएसके के ऊपर इन शॉर्ट पीएचडी करनी है, तो वो ये वीडियो देख सकता है। क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट क्रिएट करने के बाद मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सीएसके में पीएचडी कर लिया, कि वो जो भी उनका केएस विश्वनाथ है, जो भी वो है, शायद उसको भी इतना नहीं याद होगा जितना मेरे को याद है। भाई तो तू आयरनी देख, जो तूने आयरनी की 100 मौतें दी अभी, कि बोलता है मैंने सीएसके की पीएचडी की और उसके मालिक का नाम जो भी है जो भी, अरे नाम याद नहीं रहता यार मुझे। फेयर इनफ, फेयर, मजाक कर रहे थे। लेकिन तो बेसिकली द पॉइंट वाज कि मैं चाहता था कि एक बहुत ही अच्छा मौका है। बेसिकली होता है क्या ब्रो, आईपीएल में ना मैं बहुत लोगों को देखता हूँ हर मैच के ऊपर बात करना। हर मैच तो अपने लोग देखते भी नहीं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हर मैच देखता नहीं, तो उसमें क्या देखूं, क्या बातें करूं, और मैं एक्चुअली बहुत बोर हो जाता हूँ। मैं सोचा कि कुछ यूनिक, कुछ अच्छा इंपैक्टफुल देने की कोशिश करते हैं। सीएसके जो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट टीम है, मतलब क्रिकेट के वन ऑफ दी बेस्ट टीम है, और फ्रेंचाइजी लेवल पे तो बहुत ही अमेजिंग टीम है। 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, 2 शायद चैंपियंस लीग ट्रॉफी आई गेस है ना, 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफी है। तो ओवरऑल एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल फ्रेंचाइजी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उस पर बात की जाए। तो मोटा मोटी ठाकुर बहुत ज़्यादा लीड लेगा, क्योंकि ठाकुर एक अच्छा खासा सीएसके का फैन है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ठाकुर को लीड लेने दिया जाए, एंड मेरी कैप्टनसी स्किल्स भी दिखेगी आपको। तो ब्रो ठाकुर, ओवर टू यू, जहां पर तू मेरे को बताएगा कि लेगेसी एंड एवोल्यूशन क्या था इन सीएसके की, जो ओवरऑल पूरी कंसिस्टेंसी रही है। तो पहले जैसे भाई टाइटल है द किंग्स ऑफ कंसिस्टेंसी, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। जो भी उनकी सीएसके की लेगेसी है, जो भी, तो यहाँ पे ना सीएसके का जो सबसे बड़ी लेगेसी वो ये है कि जो उनकी कंसिस्टेंसी रही है कि लाइक मोर देन 80% क्वालिफिकेशन रेट है सीएसके का अक्रॉस सीजन्स की। जैसे हम जहां पंजाब या आरसीबी जैसी टीम्स को देखते हैं जो भाई इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है क्वालिफाई होने में भी, प्लेऑफ्स में, वहां पे एक सीएसके जैसी टीम है जो मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स क्वालिफाई हुई है। अभी तक 16 सीजन में से 2 सीजन ऐसे रहे हैं जिसमें वो क्वालिफाई नहीं हुई है, ठीक है। तो अब उसके बाद फाइनल 10 बार पहुंची है। जैसे कि अगर फाइनल्स की मैं लिस्ट बताऊं तो 2008, 2010, 11, 12, 13, मतलब 4 कंसेक्यूटिव साल है 2010 से 2013 तक के। फिर 2015, 18, 19, 21 और 23, ये 10 सीजन है जहां पे आईपीएल के फाइनल्स में सीएसके को देखा गया है। हमने देखा भी है कि जैसे मीम्स बहुत सारे बनते थे पिछले 1-2 साल पहले तक कि भाई आईपीएल होता ही इसलिए कि बस ये डिसाइड कर सके कि फाइनल में सीएसके के सामने कौन खेलेगा, ठीक है। तो उसमें 5 बार सीएसके एक विनिंग साइड पे एंड हुई है। तो जो विनिंग कैंपेन्स थे वो थे 2010, 11, 18, 21 और 2023, और दे आर टाइड विथ मुंबई इंडियंस फॉर द मोस्ट आईपीएल चैंपियनशिप्स, ठीक है। साथ ही साथ एक यूनिक रिकॉर्ड जो अभी एमआई के भी पास नहीं है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ सीएसके होल्ड करती है, वो ये है कि सीएसके अकेली ऐसी टीम है जिसने अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया है 2010 और 2011 में। अगर वो बेन हिल्फेनॉस का नो बॉल नहीं होता तो सीएसके पहली ऐसी टीम बन जाती जिसने थ्री-पीट किया था 2010, 2011, 2012 में। कुडोस टू बिस्ला जो अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स 2012 के फाइनल में खेल के केकेआर को पहला फाइनल जिताया। क्या देख, सीएसके कितनी भी अच्छी टीम हो, बट गैलेक्सी के बेस्ट टीम के सामने उनका थोड़ा
आ गया था नहीं, इसलिए। गैलेक्सी एक्चुअली हुआ ये था कि सीएसके तो बेस्ट टीम ही है भाई, और वो उस दिन लक फेवर कर गया था। हमने भाई द लेजेंड द मिथ सुनील नारायण को भी उस दिन टैकल कर लिया था 2012 के फाइनल में, थैंक्स टू सुरेश रैना, लेकिन स्टिल फिर ठीक है, सीएसके लेकिन का हाँ, आ गया। कंसिस्टेंसी पे जो खाली 2 ही बार जो क्वालिफाई नहीं हुए थे वो था 2020 2022, और ये वाला जो लास्ट साल था 2024, तो 16 में से 13 बार वो लोग क्वालिफाई हुए। और सीएसके की जो एवरेज पोजीशन रही है अक्रॉस कैंपेन्स वो है 2.5, मतलब टेबल पे अराउंड सेकंड या थर्ड रहना ये सीएसके की एवरेज पोजीशन है कंपैरेटिवली, क्योंकि सीएसके एक बार जिस 3 सालों में जिसमें क्वालिफाई नहीं हुआ उसमें एक साल 9th पोजीशन पे थी, एक साल 7th और एक साल 5th। उसके अलावा हर बार टॉप 4 में रही है सीएसके। तो मैं ये है भाई। ये मैं एक और चीज में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ये सीजन चालू होने से पहले तक सीएसके का अराउंड विनिंग परसेंटेज वाज 59 पॉइंट समथिंग, करंटली इट्स 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई, ये कितना अनप्रेसिडेंट है कि ये 1-2 सीजन नहीं खेले एमआई ने और चेन्नई ने। ऑलमोस्ट चेन्नई ने चलो 2 सीजन का बैन हटा दो, अराउंड 200 मैचेस हो गए, उसमें अगर अराउंड 60% का विनिंग परसेंटेज है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। सेम एमआई का भी है, एमआई कहीं ना कहीं डिस्कस होता ही है, 54% एमआई का भी है। लेकिन एक चीज जो ठाकुर ने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बताई कि 2.3 जो उनका एवरेज पोजीशन है भाई। आज के टाइम में करंट सिचुएशन में मेरे को लगता है ना कहीं हम लोग ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, सिल्वर वेयर से हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि ट्रॉफीज है दैट इज एवरीथिंग। देखो ट्रॉफीज इज द अल्टीमेट शिट, ठीक है, बट क्रिकेट वाज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड नोन फॉर कंसिस्टेंसी। जो भी हम लोग रिकी पॉन्टिंग के एरा को सेलिब्रेट करते हैं उसमें ट्रॉफीज के अलावा ये सेलिब्रेट किया जाता था कि रिकी पॉन्टिंग की टीम को हराना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी कि तुमने इसको हराया कैसे। एंड अनदर येलो टीम फ्रॉम इंडिया हैज एक्चुअली डन दैट। तो एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है, एंड एक्चुअली में किंग्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इसमें कोई डाउट नहीं। इन सीएसके द सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। अब तो सोच, अगर 10 फाइनल में कोई टीम पहुंच रही है, ठीक है, 16 प्लेऑफ्स में पहुंच रही है, मतलब 18 में से 13 प्लेऑफ्स में, तो ऑलमोस्ट आप ये फिक्स कर लो कि एक प्लेऑफ का स्पॉट तो सीएसके के लिए रिजर्व्ड है। बाकी 3 में आप देख लो कि आपको कहां कहां फिनिश करना है। और कंसिस्टेंसी के साथ आप ये भी देखते हो कि द वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, आज तक टीम कभी भी लास्ट स्पॉट पे फिनिश नहीं की, ठीक है। अरे वो एक सीजन गया था ना वो दुबई वाला, उसमें लास्ट नहीं आए थे लोग। नहीं, ये लोग 9th थे। वो जो धोनी के 3 अच्छा। सिक्सेस जिसका इतना मजाक उड़ाया जाता है कि 4 बॉल में 36 रन चाहिए थे और धोनी ने बैट चेंज किया था, उसमें जो धोनी ने बैक टू बैक 3 6 मारे थे उसकी वजह से नेट रन रेट सुधर गया था और ये लोग 9th पे फिनिश किए थे। ओके 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 ओके, अच्छा। तो लेकिन मेरा इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लोग जो देते हैं, मैं तेरे से भी वो चीज पूछना चाहता हूँ। जहां पर लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हाँ, तो बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि क्या, मैं एकदम परप्लेक्स हो गया। हाँ सॉरी बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि 10 बार ये लोग प्लेऑफ्स में गए, 4-5 फाइनल्स हो गए जैसा कि तूने बताया, तो ये तो बेसिकली चोकर्स हुए। व्हाट इज चोकिंग एंड व्हाट इज नॉट चोकिंग? मतलब आज सीएसके बेसिकली सीएसके का सी इज फॉर कंसिस्टेंसी और इट्स फॉर चोकिंग? मेरा ये मानना है कि इट इज कंसिस्टेंसी, क्योंकि 10 अगर आप फाइनल तक पहुंच रहे हो तो मेरे को नहीं लगता किसी रनर्स अप को चोकर्स कहा जाता है, ठीक है। चोकिंग बेसिकली मींस कि एक ऐसी पोजीशन जहां पे आप ऑलमोस्ट जीत रहे थे और आपने प्रेशर में क्रम्बल कर दिया, या इवन मैच था आपको जीतना चाहिए था, प्रेशर में क्रम्बल कर दिया और आप हार गए, ठीक है। सीएसके के साथ ऐसे 1 या 2 फाइनल्स हैं जहां पे सीएसके बहुत क्लोज आके हार गया, जो कि कहा जा सकता है एक चोकिंग वाला जॉब था। लेकिन जनरली चोकिंग को हम उस सेंस में रिगार्ड करते हैं कि आप सेमीज में या किसी नॉकआउट्स में हार रहे हो, तब मेरे को नहीं लगता किसी रनर अप को चोकिंग की वो बोला जाता है। तो मैं उतना एग्री नहीं करता इस चीज से। लेकिन ब्रो अपने इसी को तो बेसिकली हमने क्या एस्टेब्लिश किया, मैं हर सेगमेंट के बाद आपको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत हैवी होने वाला है। एंड प्लीज ये वीडियो को देखना एंड जितना हो सके पूरा देखना, सब्सक्राइब करना। अगर अपने कोई भी आईपीएल या चेन्नई का फैन है, खाली चेन्नई इन जनरल कोई क्रिकेट और आईपीएल का फैन है, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाओ क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि तुमको मजा आएगा, जो भी देखेगा उनको मजा आएगा। मैं चीज बता दूं कि ऑलमोस्ट 59% उनका बेसिकली विन रेशियो है, करंटली इट्स अराउंड 58% लास्ट जो मैच हारे। उसके अलावा 10 बार वो लोग प्लेऑफ्स में 10 बार फाइनल्स में पहुंचे जिसमें से 5 बार जीते हैं। तो अनरियल कंसिस्टेंसी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ठाकुर ने बताया कि उनका एवरेज पोजीशन इज 2.3, बेसिकली थर्ड पोजीशन ऑन एन एवरेज वो लोग फिनिश करते हैं, यानी टॉप 3 टीम है ऑल द टाइम। तो ये बहुत बड़ा नाम है। ओके, नेक्स्ट जो अपने इस पे जाते हैं, व्हाट मेक्स देम चैंपियन, व्हाट मेक्स सीएसके चैंपियंस। तो चेन्नई कैन बी चैंपियन सुपर किंग्स, तो व्हाट मेक्स चेन्नई द चैंपियंस? क्या उसमें एमएस धोनी का बहुत बड़ा रोल है? तो
MS धोनी क्या लगता है? मेरे हिसाब से MS धोनी बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, लेकिन मैं छोटा सा ड्वेल करना चाहता हूँ कि अगर तेरे से कोई पूछा जाए, जस्ट ये पॉडकास्ट नहीं, तेरे से खाली जस्ट पूछा जाए आउट ऑफ द ब्लू कि चेन्नई क्यों चैंपियंस टीम है, मतलब क्या अलग है कि जो चेन्नई में चैंपियंस वाली बात आती है? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि टीम ने जो कंसिस्टेंसी बनाए रखी इतने सालों तक कैप्टनसी रोल में, या फिर टीम के पास जो एक रोल क्लैरिटी थी अपने प्लेयर्स को लेके, वो कहीं ना बहुत बड़ा फैक्टर है। जो टीम बिल्डिंग फिलोसॉफी थी कि भाई हमारे पास जो अपने जा रहे हैं, अपने उसमें strengths जाएंगे, है, लेकिन ठीक है, हाँ, लेकिन वो ठाकुर ने कपल ऑफ सीज दे दिए, बेसिकली कंसिस्टेंसी नॉट इन द टर्म्स ऑफ विनिंग बट कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी कि हमारा कौन रोल कैप्टन है, क्लैरिटी, यही कैप्टनसी। क्लियर है। अनदर सी दैट ठाकुर हैज प्रेजेंटेड, दैट इज क्लैरिटी, कि कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, एंड अनदर सी इज ऑब्वियसली चेन्नई एंड चैंपियंस। तो अपने आते हैं MS धोनी के पहले उस पे पूरे रोल पे आते हैं कि ओवरऑल तेरे को क्या लगता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो पूरा कंसिस्टेंसी या क्लैरिटी का वाला पॉइंट आता है, MS धोनी इज द आर्किटेक्ट। ये गलत नहीं होगा MS धोनी को चेन्नई का आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस बोलना? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे लोगों के लिए स्टैट भी प्रेजेंट कर दूंगा जो मैं देख के बता रहा हूँ कि MS धोनी ने बेसिकली 235 मैचेस में CSK को कैप्टन किया है और 61% का विन रेशियो है उसका, और लाइक ही इज लॉन्गेस्ट सर्विंग कैप्टन ऑफ एन IPL टीम, जो 200 मैच से ज्यादा और किसी ने किसी एक टीम को कैप्टन नहीं किया। तो ये Not even अपने रोहित आप शर्मा। में, रोहित शर्मा ने 200 मैचेस में कैप्टन नहीं किया है MI को। हाँ, वही कह रहा हूँ, हाँ, नॉट इवन रोहित हाँ। शर्मा। तो मुझे ये जो एक था कि स्टिक करना अपने कैप्टन के साथ, वो, और स्टिक करना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि CSK ने किसी एडवर्सिटीज के बाद भी धोनी के साथ स्टिक किया। द मेन थिंग इज धोनी के रहते हुए CSK ने कोई मेजर एडवर्सिटी फेस नहीं करी, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा एग्जांपल दे कि कैसी एडवर्सिटी, जस्ट टेल मी सम टीम, कोई एग्जांपल दे कि हाँ, कि इस टाइप की एडवर्सिटी में भी धोनी के टाइम में नहीं आई, तो मतलब व्हाट इज एडवर्सिटी? जैसे फॉर एडवर्सिटी के रूप में जैसे मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे जैसे KKR का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि KKR बहुत अच्छी टीम थी, 2014 के बाद से भी बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन स्टिल उनको 10 साल लग गए अपना अगला टाइटल जीतने में, ठीक है। वो जो ड्रॉट था वो KKR के लिए बहुत लंबा था। मेरे पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछे तो KKR को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। KKR फाइनल्स में भी पहुंचा था उसके बाद 2021 में, जिसमें वो CSK से हार गया था। पर जो ये था, मैं कंसिडर करूंगा कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम के लिए एडवर्सिटी है कि वो इतना पोटेंशियल होते हुए भी एक फाइनल हर्डल क्लियर नहीं कर पा रहा। ठाकुर ने एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। केकेआर के साथ एक इशू बहुत रहा है कि या तो जब वो हाई पे गए तो बहुत हाई, लोगों को याद नहीं होगा कि गौतम गंभीर के आने से पहले केकेआर वाज इन टोटल शैम्बल्स, है ना। कभी गंभीर, कभी दादा कैप्टन था, कभी ब्रेंडम मैकलम, उसके बीच में शायद एक दो और कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी, फिर गौतम गंभीर आया, गौतम गंभीर गया, सडनली डीके ने ठीक किया। तो द एवरीथिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, गंभीर था तो अलग टाइप की टीम थी, जैसे वो गया ना क्लैरिटी है ना कंसिस्टेंसी, तो कहीं ना कहीं जो एडवर्स बात की। लेकिन धोनी का एक सिंपल सा स्टैट दे दूं कि धोनी ने अभी तक 226 मैचेस में कप्तानी की है CSK के लिए, जिसमें से उसने 133 जीता है, 59% का विन रेशियो। सेकंड बेस्ट इज रोहित शर्मा, जिसने अगेन 158 मैचेस में 87 जीते हैं एंड 55 का विन रेशियो है। तुम जस्ट अंदाजा लगा लो। अनदर इज गौतम गंभीर, जिसका अगेन 55 का है। बेसिकली सेकंड बेस्ट से धोनी इज 3% बेटर एंड उसने ऑलमोस्ट सबसे 100 50 मैचेस ज्यादा कप्तानी की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि MS धोनी इज द आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस एंड नॉट ओनली द आर्किटेक्ट, द बेस्ट कैप्टन उसको बोल सकते हैं। बट हाँ, तो MS धोनी पे कंटिन्यू कर। तो जैसे मैं MS धोनी का जो स्टैट मैंने बताया था कि 235 मैचेस में 142 विन, उसमें चैंपियंस लीग के भी मैचेस इंक्लूडेड है। हाँ। तो अब जैसे देख धोनी की जो स्ट्रेटेजी, जैसे धोनी इतने लंबे टाइम तक कैप्टन रहा, तो धोनी ने अपने साथ एक कोर ग्रुप भी क्रिएट किया, जैसे रैना, जडेजा, अश्विन, ब्रावो, फैफ डुप्लेसी, ठीक है। ये लोग धोनी के कोर ग्रुप में थे। CSK के लिए जो मोस्ट मैचेस खेले हैं उसमें अगर तू नाम देखेगा तो वो कोर ग्रुप का ही नाम आता है। सबसे ज्यादा मैचेस धोनी ने खेले हैं, फिर सुरेश रैना ने, फिर रविंद्र जडेजा ने, फिर ड्वेन ब्रावो, अश्विन, बद्रीनाथ यहाँ पे एक बहुत अंडररेटेड नाम है, और उसके बाद फैफ डुप्लेसी। तो अब देख, अब धोनी की जो आइडियोलॉजी थी उसको CSK ने इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया कि 2018 में जब एक कमबैक हुआ तो डैडीज आर्मी बोला जा रहा था, क्योंकि एक पूरी एक ऐसी स्क्वाड थी जिसमें हर कोई 31, 32 इसके अबो एज था, 31 की कुछ उनकी एवरेज एज थी उस साल। वहां पे धोनी के साथ ये भी है कि धोनी ज्यादा चिपिंग चॉपिंग नहीं करता, बहुत ज्यादा मतलब अपने प्लेयर्स को बैक करता है। उसका सबसे फेमस एग्जांपल अगर किसी को चाहिए तो शेन वॉटसन इन 2018 है, कि शेन वॉटसन
2018 या 2019 वाला जो फाइनल था जो एमआई जीता था, उस साल भी सेन वॉटसन का फॉर्म स्टार्टिंग से इतना अच्छा नहीं था, ना ही फिटनेस सेन वॉटसन की इतनी अच्छी थी। सेन वॉटसन रिमाइंड यू रिटायर हो चुका था इंटरनेशनल क्रिकेट से, आरसीबी में बहुत खराब सीजन से वो आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद इतना अच्छे से सब कुछ हैंडल करना। धोनी अपने पूरे करियर में हमेशा जाना जाता है कि भाई स्पिनर्स का बहुत अच्छा कोच है, तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट मिलता था जब वो सीएसके के लिए चेपॉक में कैप्टनसी करता था, जहां स्लो टर्निंग पिचेस होती थी। जैसे हमने कोर ग्रुप में भी बात करी, उसमें रैना, अश्विन, जडेजा, 3 तो ऐसे लोग हैं जो स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएसके, हाँ, एक चीज से तो बहुत जल्दी जंप कर गया, मैं चाहता हूँ उस पर अपने थोड़ा सा एक्सपेंड करें। जो ठाकुर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मेरे को लगता है कोई भी बड़ी टीम्स को देखोगे उसमें ये चीज रहेगी, वो है कंसिस्टेंसी। वेयर इज जो चिपिंग चॉपिंग, भाई आज देयर आर लॉट ऑफ सीज टू टेन सीज, तो बेसिकली धोनी ने जो चिपिंग चॉपिंग नहीं करता था सीएसके के साथ। एक चीज पता है जो क्या क्लियर थी, मेरे को हमेशा से याद है, अगर तुमने चेन्नई की टीम को पहली मैच, अगर तुमने चेन्नई की टीम की कुछ एक 11 देख ली तो तुम मान के चलो आखिर तक यही 11 चलने वाली। मुझे याद है उसने इरफान पठान को 2 या 3 सीजन तक चेन्नई में था, उसने एक भी मैच नहीं दिया क्योंकि उसके पास कुछ तो क्लैरिटी थी। जो शेन वॉटसन वाली बात कर रहा है, हैदराबाद का एक फैन तुझे बताएगा कि शेन वॉटसन की वो इनिंग कितनी चुभी है, क्योंकि मेरे को याद है फाइनल तक शेन वॉटसन वाज डमला डोल ही चल रहा था। फाइनल में शेन वॉटसन इतना खराब खेल रहा था, कुछ ओवर्स तक ऐसा लगा था कि भाई ले डूबेगा, एंड वहां से उसने 11 बॉल में 0 रन थे उसके, और उसने 57 बॉल 117 पे खत्म किया, और वो इतना ब्रिलियंट खेला था। मेरे को आज भी याद है, मैं और मेरे पापा बैठ के देख रहे थे, मेरे पापा बोल रहे थे कि ये तो ऑस्ट्रेलिया का है, मेरे को पता है आज खराब नसीब है, खेल नहीं रहा है। वहां से वो पागलों की तरह खेला था। अगेन जो मुंबई के सामने उसकी इनिंग थी जहां पर वो खून निकल रहा है, बहुत फेमस है कि उसके घुटने से खून निकल रहा है और वो खेल रहा है, ब्रिलियंट है ना। सेम इस टाइप की देखो कंसिस्टेंसी जो वो है कि एक बंदे को उसने पकड़ लिया और उसको कंसिस्टेंटली एक ही जगह खिलाया जा रहा है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मुरली विजय ने जो जिस फाइनल में सेंचुरी मारी थी, मेरे को अच्छे से याद है, तू ज्यादा बताएगा, वो पूरे सीजन मुरली विजय का अच्छा नहीं गया था, राइट? ऐसे कुछ था। हाँ, उतना अच्छा नहीं गया था मुरली विजय के लेवल पे जो मुरली विजय के प्रीवियस सीजन गए थे। मैं यहाँ पे वापस से एक स्टोरी बताने के लिए शेन वॉटसन पे आता हूँ। जो विभोर ने 2 इनिंग्स मेंशन करी, हैदराबाद वाली फाइनल की और एमआई वाली फाइनल की। जब एमआई वाली फाइनल हो गई तो शेन वॉटसन से पूछा गया कि आपने इतनी इंजरी में भी क्यों कंटिन्यू किया, तो शेन वॉटसन ने बोला था कि मेरा पूरा सीजन खराब गया है, मैं यहाँ पे इस टीम, मेरे को हर मैच के बाद लगता था कि मैं शायद ड्रॉप हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे साथ कंटिन्यू किया गया, इसलिए मेरे को आज यहाँ पे वो गिव बैक करना था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं ये पूरी इनिंग्स को खत्म करूं, जिता के जाऊं, और मुझे बहुत दुख है कि मैं नहीं कर पाया। साथ ही साथ मैं बात करता हूं 2018 एसआरएच वाली जो फाइनल थी उसकी, तो धोनी से पूछा गया कि जब शेन वॉटसन इतना वहां पे फंस रहे थे, 10 बॉल गया, 11 बॉल 0 रन था, तो आपके मन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शेन वॉटसन को कुछ मैसेज भिजवाएं या कुछ ऐसा करे कि शेन वॉटसन को बोला जाए कि आप जल्दी खेलो या ऐसा कुछ? तो धोनी ने बहुत क्लियर बोला कि जो बंदा वहां पे खड़ा है वो वहां पे फंस रहा है, नहीं खेल पा रहा है, अगर वो वहां खड़ा होके नहीं खेल पा रहा है तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि जो अगला बंदा जाएगा वो उससे अच्छा खेले, ठीक है? उस बंदे में एक्सपीरियंस या टैलेंट की तो कोई कमी थी नहीं। तो भाई ये जो क्लैरिटी है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये क्लियर रखना कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इसलिए मैंने ना कोई मैसेज भिजवाया ना कुछ। अगेन दिस लुक्स वेरी सिंपल टू लिसन कि भाई मेरे को यहाँ से कैसे समझ आएगा, उसको ज्यादा बेटर पता है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं ये अनऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं, या थोड़ा अलग, थोड़ा हटके स्टाइल, थोड़ा समथिंग डिफरेंट, कहीं ना कहीं ये यही पूरा पॉइंट है कि क्यों एमएस धोनी द आईपीएल कैप्टन, इंडियन लेवल पे नहीं, द आईपीएल कैप्टन इज सो गोटेड। क्योंकि हम लोग हर बार ये डिस्कस करते हैं कि भाई चेन्नई की टीम में हर बार एकदम महा एवरेज टीम होती है। भाई आई हैव सीन चेन्नई प्ले तुषार देशपांडे, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर एंड लाइक्स ऑफ सैम करन। ये 4 में से ना कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहा है, ठीक है? ये सैम करन अपनी करंट टीम में जगह नहीं बना पाता है, देश पांडे वगैरह आई हैव नो आइडिया कब खेलेंगे इंडिया के लिए। मुझे सैम करन पे एक बात याद आई, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। एक बहुत फेमस, पता नहीं कोई तो इंग्लिश कमेंट्री में बैठा था, शायद हर्षा भोगले ही था, और उसने बोला था कि यू विल ओनली सी दिस इन सीएसके वेयर लाइक जेमी ओवरटन, जिसको इंग्लैंड सैम करन के ऊपर प्रीफर करता है, वो बेंच पे बैठा है, और सैम करन को सीएसके जेमी ओवरटन के ऊपर प्रीफर कर रही है। भाई क्रेजी। बट हाँ, कंटिन्यू कर, जो अपने बहुत ज्यादा इसमें ड्वेल डीप किए, तो कंटिन्यू कर अपने। तो बेसिकली बात कर रहा था कि जो कोर ग्रुप है, क्या कहते हैं, स्पिन का बहुत अच्छा कैप्टन है। हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो मैं जैसे वही बता रहा था कि स्पिन का बहुत अच्छा कैप्टन है। कोर ग्रुप में 3 अच्छे स्पिनर, मतलब एक पार्ट टाइमर, 2 काफी अच्छे स्पिनर्स थे।
उसका नतीजा क्या निकला कि मैंने एक स्टैट कलेक्ट कर रखा है, विभोर बाद में शो कर देगा, वो कुछ नहीं, ऐसा मैं है कि अभी शो करता, तू बोल। 67 मैचेस में 47 विन है चेपॉक पे, और सिर्फ 20 मैचेस सीएसके हारा है अक्रॉस द इयर्स। समझ ले, मतलब कि 16 या 14 या 15 साल जो चेपॉक में मैचेस हुए हैं, उसमें से सिर्फ 20 मैच हारा है। 1 या 1.5 की समथिंग की कुछ एवरेज आएगी अगर तुम अक्रॉस द इयर्स उसको काउंट करोगे। उसमें से कितने साल ऐसे हैं जहां पे हमको जो लॉस वाला जो कॉलम है उसमें 0 या 1 दिखेगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि जो चेन्नई की जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल है कि पहले जितना ज्यादा हो सके अपने घर में मैचेस जीतो, बाहर अगर तुम 1 या 2 मैचेस भी जीत लेते हो तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे, जो कि फेयर इनफ, कोई खराब नहीं है इसमें, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। सब, और भाई जितने भी बड़ी आईपीएल टीमें रही हैं ओवर द इयर्स, हर बार अपने घर में जीती है। केकेआर के टाइम में जब गौतम गंभीर केकेआर का कैप्टन हुआ करता था, केकेआर का ईडन गार्डन्स वाज देयर फोर्ट्रेस, है ना, वो टर्निंग ट्रैक्स बनाता था, हर जगह के स्पिनर्स आते थे, जीत जाते। मुंबई के लिए हमेशा से ऐसा रहा है। हैदराबाद, आई रिमेंबर हैदराबाद जब 2016 के एरा में सक्सेसफुल थी, तो वो लोग फेमस थे अपने लो स्कोर्स को बनाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। तो दैट इज एक्चुअली ब्रिलियंट, उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कंटिन्यू करते हैं। मेरे को इस पे थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ कि सीएसके का जो फॉर्मूला जो तूने डिस्कस किया था कि डैडीज टीम बोला जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा नोशन ब्रो ये है कि जहां पर ये बोला जाता है कि टी20 इज अ यंग मैन स्पोर्ट, है ना, समथिंग लाइक दैट। और जब ये लोग को डैडीज टीम वाला जो टाइम था 2019 18-19, जब ये लोग वापस आए थे, और तब मेरे को याद है, देखो एज अ सीएसके फैन, आई एम प्रीटी श्योर, देखो हर ऑक्शन में ऐसा लगता है कि भाई ये क्या टीम बन गई। लेकिन उस साल देखो ऐसा हुआ था कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों नए बंदे नहीं ले रहे, या क्यों यंग बंदे नहीं। देखो क्या लगता है, दे एक्चुअली गो फॉर एक्सपीरियंस, या कोई भाई भतीजावाद हो रहा है, क्या हो रहा है? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना भाई कि वो लोगों का क्लियर है कि वो वहां पे एक फ्रेंचाइजी को चलाने बैठे हैं, ना कि एक टीम को बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उनका सिंपल है कि ये हमारे लिए बिजनेस है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए क्लियर है। और वो बिजनेस में हमेशा ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि हम एक्सपीरियंस पे रिलाई करेंगे, ना कि किसी एक्सपेरिमेंटेशन पे, ठीक है। तो जो भी उनके प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा से ऐसे होते हैं जो एक प्रूवन टैलेंट होता है, ना कि एक ऐसा टैलेंट जो तुम स्काउट करके कहीं से लाओगे और वो अचानक से कहीं से कुछ बड़ा फटके मैं इसमें थोड़ा डिफर करूंगा। जो प्रूवन टैलेंट वाला है ना, या फिर जो तू बोल रहा है एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मेरे को लग रहा है चेन्नई से ज्यादा कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट ही कोई टीम नहीं कर रही है ब्रो। मेरा इस पे क्यों डिफर कर रहा हूँ, जिस तरह से वो लोग ने प्लेयर्स को खिला, भाई अगेन देश पांडे, पथिराना, आउट ऑफ द ब्लू वो लोग पथिराना को लाते हैं, बैंग एकदम फट जाता है वो। थिक्शाना उसके अंदर बहुत सक्सेसफुल रहा। रविंद्र जडेजा, मेरे को याद है अश्विन वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू गाइस जो पावर प्ले में पहली ओवर डालता था अगेंस्ट क्रिस गेल, है ना। तो तू अगेन उस टाइम पे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था। इट वाज अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट। पूरा दो डिफरेंट एरास के बारे में बात कर रहा है तू। जो अश्विन वाली बात बोली वो 2010-11 की बात थी, जब जो कोर ग्रुप था, सब कुछ था, काफी यंग था। जो तूने तुषार देशपांडे, पथिराना वाली बात बोली वो 2020 के बाद की बात है, जब वो एक बार वो डैडीज आर्मी से ट्रॉफी जीत चुके थे, एक बार फाइनल में पहुंच चुके थे। 2020 का जो कोविड सीजन था उसमें कई सारे जैसे सीनियर्स ने बैक ऑफ कर दिया था, हरभजन रैना जैसे लोगों ने, बाकी के जो लोग थे वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे। तो स्टिल जो उनकी एक्सपीरियंस वाली जो भी स्ट्रेटेजी थी, उससे उन्होंने एक ट्रॉफी तो निकाल ही ली, ठीक है। वो अभी भी कहीं ना कहीं तो देखेगा जो 2021 भाई या 21 में भी जो केकेआर को उन्होंने 21 हराया में था, उथप्पा के साथ वो लोग स्टिक किए थे। उथप्पा बेसिकली ट्रेड होके आया था, बहुत लोगों को ये नहीं पता, उथप्पा ऑक्शन में सीएसके ने नहीं लिया था, आरआर से ट्रेड किया था उथप्पा का। वो उसके पहले वाले सीजन अजिंक्य रहाणे का बहुत बड़ा रोल था 2023 में जो जीत हुई उसमें। मैं वही चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ जो 21 वाला है। मेरे को आज भी याद है, उथप्पा ने केकेआर के सामने फोड़ दिया था। फैफ डुप्लेसिस वाज ऑसम, है ना। कपल ऑफ फास्ट बॉलर्स मेरे को याद है, ब्रावो ने तो हमेशा से बहुत अच्छा किया है। शार्दुल ठाकुर था, और कौन एक चेन्नई के लिए एक और तो कोई हमेशा से फॉरेन, हेजलवुड हैज बीन अमेजिंग, है ना। तो मैंने क्या देखा कि वो लोग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में करते हैं, लेकिन वो लोग टिपिकल टी20 प्लेयर्स नहीं लेते ब्रो। तूने वो चीज देखी कि जो हार्ड को टिपिकल टी20 बैटर्स स्मैशर्स हैं, वो लोग उसके बजाय एक्सपीरियंस भी हमेशा ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर हमेशा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ होते हैं, ठीक है। कि 2022 या 23 के ऑक्शन में रहाणे को लेना, व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, भारत की टेस्ट टीम से बाहर हो चुका था, कोई उसको एज अ टी20 प्लेयर कंसिडर नहीं करता था, ठीक है। 2019 के बाद भी राइडू के साथ स्टिक करना, ठीक है, जहां पे राइडू हर जगह से आउटस्टर हो चुका था राइडू का, भाई केदार जाधव, हाँ। तो हाँ, अगेन मैं वही चीज पे आ रहा हूँ कि समवन लाइक अंबाती रायडू, केदार जाधव, इन लोगों को तो करियर स्ट्राइक रेट जाके देखेगा ना आईपीएल में 125 130, है ना, समवेयर
लाइक दैट होगा भाई। कॉनवॉय जैसा टैलेंट है ना, कोई भी एंगल से T20 एक्सपर्ट नहीं बोलेगा तो उसको। अपार्ट फ्रॉम मेरे को नहीं लगता ब्रेंडन मैकलम के अलावा कोई मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आउट एंड आउट T20 स्मैशर रहे इन द पोस्ट डैडी एरा, है ना। ऐसे में कॉनवॉय जैसे बंदे पे ट्रस्ट करना, तो देखो क्या लग रहा है, मेरे को लगता है बहुत सोची समझी उनकी वो थी, स्ट्रेटेजी थी कि हाँ हमारे यहाँ टर्निंग ट्रैक्स जैसे तूने ब्रेंडन मैकलम की बात करी, जब 2018 में सीएसके वापस आया था तो उन्होंने कुछ शायद 5 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी, आफ्टर ऑल ऑक्शन एंड ऑल वाज डन। और उसमें जब रिटेंशन या प्लेयर्स पे आरटीएम कार्ड यूज करने की बात थी, तो वहां पे एक सीन होता है जहां पे धोनी क्लियरली बोलता है कि व्हाट आई फील कि चेपॉक की पिचेस पे जिस एज में ब्रेंडन मैकलम है वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इसीलिए हम आरटीएम कार्ड फेफ डुप्लेसी पे यूज करेंगे। तो दैट इज एंटायरली रोल क्लैरिटी कि भाई हमको पता है कि स्पिन वाली सिचुएशन जो हमारे लिए मेजर है वहां पे फेफ डुप्लेसी विल बी बेटर ओवर ब्रेंडन मैकलम, जो कि एक बहुत बड़ा T20 नाम है। फेफ डुप्लेसी कभी भी एक बहुत बड़ा T20 नाम नहीं था, ठीक है। मेरे को लगता है फेफ डुप्लेसी द T20 प्लेयर में बहुत बड़ा हाथ ही सीएसके का है, जो उसने सीएसके के लिए किया उसी से उसको इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है। राइट ओके, कंटिन्यू कर जहां तू जा रहे थे। यू आर गोइंग फ्रॉम कमबैक्स फ्रॉम द एडवर्सिटी, जो 2018 वाला पूरा एरा था, उस पे थोड़ा अपने बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो जैसे कि एडवर्सिटी के बाद जो कमबैक था 2018 के बाद, जो 18 में 2 साल बाद, 2 साल के बैन के बाद जो सीएसके आई, उन्होंने जिस तरीके से जीता वो बहुत ही एक एडवर्सिटी से बाहर सीएसके निकली थी डैडीज आर्मी टीम के साथ। ऐसी एक एडवर्सिटी सीएसके के लिए पर्सनली था 9th फिनिश करना 2022। तो जैसा कि बात शुरू करते हैं एडवर्सिटी से, तो 2018 में जो एडवर्सिटी से कमबैक किया था सीएसके ने 2 साल के बैन के बाद, वो एक बहुत ही बड़ी चीज थी 2018 में कमबैक करके जीतना विद डैडीज आर्मी टीम। साथ ही साथ हाँ, उस एक डॉक्यूमेंट्री में ये भी एक पॉइंट था जहां धोनी ये बोलता है कि मुझे क्यों इतना ज्यादा इस कमबैक का इंतजार है, बिकॉज जो हमारा फैन बेस है उसने हमको इस सिचुएशन में बहुत सपोर्ट किया, हमको बहुत सोशल मीडिया पे डिफेंड किया। एक्चुअली में हमारी फैन फॉलोइंग अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्रो हुई है ये 2 साल में, इवन दो वी वर नॉट प्लेइंग, और सबको बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन था। वैसे ही सीएसके लेवल पे जो एक एडवर्सिटी हो सकती है कि भाई 2022 में सीएसके का वर्स्ट सीजन था, वो लोग 9th फिनिश किए थे, ठीक है। और वहां से कंप्लीट टर्न अराउंड करना और 2023 का सीजन जीतना, जहां पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीएसके को 2023 का सीजन जीतने के लिए। तो मुझे जब बात ये कि 2 ऐसी टीमें फाइनल्स में पहुंची थी जिसको लोगों ने रूल्ड आउट कर दिया था कि भाई केकेआर को तो मैंने पर्सनली रूल आउट कर दिया था, तू समझ रहा है। मैं वो तो 2021 वाली बात है ना, कंफ्यूज हो रहा हूं। हूं। 2023 का फाइनल किसके सामने था? गुजरात के साथ था, गुजरात वर्सेस वो वाला, हाँ समझ गया, जिसमें 1 साल पहले गुजरात जीत के आई थी, गुजरात डिफेंडिंग चैंपियंस थी। मैं कंफ्यूज हो गया था, जडेजा वाला। और हाँ, साथ ही साथ भाई अगर 2018 वाला सीजन देखे तो 2018 वाला सीजन सीएसके के लिए इसलिए भी टफ था क्योंकि वहां पे उनको चेपॉक में इतना ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था। कावेरी वाटर क्राइसिस हो गया था जिसकी वजह से मैचेस को पुणे शिफ्ट करना पड़ा था, जो कि उनके लिए एक सुटेबल ग्राउंड नहीं था, ठीक है। हम सबको पता है पुणे कितनी ग्रीन ग्रास सी विकेट होती है। तो मैं इनफैक्ट एक छोटा सा एक और चीज डालना चाहूंगा कि आज तक जिन लोगों को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग फिक्सिंग के कारण बैन हुआ था, भाई फिक्सिंग इंडिया में ऑलमोस्ट क्राइम है, तो वो जेल में होते, पहली बात। दूसरी बात, इट वाज बेटिंग। तो जो क्रुनाथ करके जो बंदा था, चेन्नई का मालिक था या समथिंग लाइक दैट, वो बंदा बैटिंग करते हुए पकड़ा गया था। वो बेसिकली करता यह था कि धोनी से टैक्टिक्स वगैरह पूछता था, धोनी भाई अपने मालिक को तो बताएगा क्या चल रहा है, और उसके ऊपर वो बैटिंग करता था। सेम कुंद्रा भी यही काम, कुंद्रा तो और शेडी काम्स करता है। तो बेसिकली वो लोग बैटिंग कर रहे थे जिसके कारण बैन हुआ था। एंड अगेन जो श्रीशांत, चंडीला और चौहान, ये 3 लोग भी जो पकड़े थे, तीनों में से किसी के ऊपर भी जो भी एलिगेशंस थे बिल्कुल प्रूव नहीं हुए। इनफैक्ट श्रीशांत को तो बीसीसीआई ने क्लीन चिट दिया, जिसके बाद उसने कमबैक भी किया डोमेस्टिक पे। तो बहुत लोगों ने ऑनलाइन देखा, लोग इस धारणा में रहते हैं कि ये लोग फिक्सिंग कर रहे थे एंड यही 2 लोग फिक्सर्स थे, बाकी सब तो एकदम दूध के दूध थे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिक्सिंग अगर होगी तो अकेले खुद तो नहीं करेंगे ना, आपस में करेंगे ना, दूसरी टीम भी इन्वॉल्व होगी, तो फिक्सिंग नहीं हो रही थी। बट मैं नेक्स्ट चीज में जाना चाहता हूँ, जब हम लोग बात करेंगे ऑक्शन टैक्टिक्स, जिसमें अपने लोग बात करेंगे कि भाई रोल क्लैरिटी कैसी थी एंड कैसे उन्होंने स्पिन फ्रेंडली स्क्वाड पूरा डिजाइन किया था अपने ऑक्शन के थ्रू। तो इसमें प्लीज मैं चाहता हूँ थोड़ा ड्वेल डिप कर। तो भाई सीएसके के जैसे हम लोग अभी तक अलग अलग सीज ये वो बात करते आए, कंसिस्टेंसी ये सब, ऑक्शन की जो भी स्ट्रेटेजी है, सॉरी इस पे अपने स्टेबिलिटी और ट्रस्ट वाला जो तेरा पूरा पॉइंट था उस पे बात करेंगे एंड रोल क्लैरिटी पे बात करेंगे। हाँ, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि सीएसके की जो भी ऑक्शन की जो भी स्ट्रेटेजी थी वो भी काफी कंसिस्टेंट रही है, जिसने कहीं ना कहीं एक रिजल्ट दिया है उनको कंसिस्टेंट। तो सीएसके की स्ट्रेटेजीज हमेशा से एक
जो स्टेबल प्लेयर्स हमेशा स्टेबल टीम्स रही हैं, जैसे सुरेश रैना जिसको मिस्टर आईपीएल या चिन्ना थाला बोला जाता है, वो सीएसके के लिए 11 सीजन्स खेला है। हमारे पास ड्वेन ब्रावो का एग्जांपल है जो सीएसके के कोर ग्रुप में, वो मल्टीपल ऑक्शन साइकिल्स में सीएसके के लिए रिटेन हुआ है। जैसे पहले भी वो सीएसके के लिए खेलता था, 2018 के बाद भी वो खेला, उसके बाद जो साइकिल थी उसमें भी वो सीएसके के लिए खेला। रविंद्र जडेजा को जब 2012 में परचेज किया गया था $2 मिलियन में, तब सीएसके के पास पर्स ही $2 मिलियन था। उस ऑक्शन का पर्स सीएसके के पास सिर्फ $2 मिलियन था, और पूरे के पूरे 2 मिलियन उन्होंने लगा दिए थे, और बाकी का पूरा ऑक्शन जो एक दिन 2 दिन चला था उसमें बस वो ऐसे बैठे रहे थे और कुछ नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो वो हमेशा से भाई एक बहुत बड़ा कॉर्नर स्टोन रहा है। जैसे लास्ट टाइम 2022 में उसको 16 करोड़ देके रिटेन किया गया था। कुछ अदर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के भी मैं नाम ऑनरेबल मेंशंस में ले लेता हूँ, जैसे फैफ डुप्लेसी जिसने 8-9 सीजन शायद सीएसके के लिए खेले हैं, अंबाती रायडू ने 5 खेले हैं, दीपक चहर ने 6 खेले हैं, इवन शार्दुल ठाकुर ने शायद 5 सीजन खेल लिए हैं सीएसके के लिए। तो सीएसके की जो भी टीम स्ट्रेटेजी थी वो काफी ऐसी थी कि भाई जो टीम केमिस्ट्री है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी टीम केमिस्ट्री के साथ साथ जो प्लेयर्स को बैकिंग मिलती है, जैसे हमने पहले एग्जांपल दे दिया कि शेन वॉटसन अंबाती रायडू का था। और यहाँ पे ना इन सभी चीजों में सीएसके की एक जो रोल क्लैरिटी वाली बात है उस पर मेजरली फोकस करते हुए आते हैं कि सीएसके ऐसा नहीं है बिडिंग वॉर्स में नहीं उतरती, सीएसके बिडिंग वॉर्स में उतरती है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक रोल क्लैरिटी के साथ प्लेयर्स पे। जैसे करंट सीजन का एग्जांपल दूं तो नूर अहमद सीएसके के लिए 2 मैच में 7 विकेट ले चुका है। नूर अहमद कुछ 4.2 करोड़ या 4.5 करोड़ में सीएसके ने ऑक्शन में जीता था, ठीक है। उसके या 5 करोड़ में ऑक्शन में जीता था। उस पे गुजरात ने जीटी ने आरटीएम लगाया था। तो जब सीएसके से पूछा गया कि आपकी क्या प्राइस होगी नूर अहमद के लिए, तो उन्होंने 5 करोड़ से सीधे प्राइस को डबल करके, आज भी मुझे वो साइन याद है कि स्टीफन फ्लेमिंग ऐसे अपने हाथ रेस कर रहा है 10 करोड़। तो ये जो रोल क्लैरिटी की अपनी पूरी बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सीजन था जिसमें ना ग्लेन मैक्सवेल, मोइन अली, ऐसा वगैरह ऑक्शन में आए हुए थे, एंड सबको लिटरली सबको लग रहा था कि ग्लेन मैक्सवेल जाएगा चेन्नई में, जिस सीजन उसने आरसीबी में हो गया। मेरे को भी लग रहा था कि उनको एक प्लेयर चाहिए जो स्पिन करे, बैटिंग करे, और वो लोग ने ग्लेन मैक्सवेल के लिए शायद बिड भी नहीं किया था उस तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत बिड किया छोड़ दिया, और वो लोग गए थे मोइन अली के पीछे, विच वाज वेरी डिफरेंट कि भाई तुम्हारे पास मैक्सवेल था, तुम्हारे पास पैसा था, तूने इसको क्यों नहीं टारगेट किया। बट उनको एक अच्छा कंसिस्टेंट स्पिन बैशर चाहिए था जो टॉप में खेल सके और जिसकी बॉलिंग बहुत बेटर हो। मोइन अली इज वन ऑफ दोस वेरी अंडररेटेड बॉलर जिसकी करियर इकोनॉमी भी आईपीएल में अराउंड 7, 6.5, 7 के आसपास है, एंड उसने बहुत अच्छे से काम किया था। तो अगेन ये वही बता रहा है कि वो लोग कितने स्ट्रेटेजिकल है। ऐसे यूज नहीं किया था कि मोइन अली प्रॉपर बॉलर है 4 ओवर। हमने जो मोइन अली का अभी रिसेंट स्टैट देखा, वो 2 ही ओवर करता था बस। हाँ, उसका फिक्स था, 1 या 2 ओवर डालेगा लेफ्टीज के सामने, दैट्स ऑल। भाई वो नंबर 3 पे खेलता था, इंग्लैंड वालों ने उसको नंबर 3 पे जल्दी नहीं खिलाया, जब ये पोटेंशियल थाला साहब ने उसको बाहर कर। लेकिन ये जो पूरी ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात हो रही है अपने, उस पर एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैंने सीएसके को एक चीज बहुत क्लियर देखा कि मोटा मोटी वो लोग कोर को हमेशा रिटेन कर लेते थे, ठीक है। उसके अलावा ना वो लोग हर बार रोल्स के लिए बंदों को लेते हैं, वो लोग बंदों को नहीं रहे, डिफरेंस है, वो लोग नाम को खरीद नहीं रहे या नाम के पीछे नहीं जा रहे। दे वांटेड अ पर्टिकुलर प्लेयर इन दैट पर्टिकुलर रोल। अगर उसके लिए शेन वॉटसन चाहिए तो शेन वॉटसन, भले शेन वॉटसन कंप्लीटली वॉश्ड आउट, भाई शेन वॉटसन ने तो बॉलिंग छोड़ दी थी चेन्नई में आके, फिर भी शेन वॉटसन की मैं एक बात बताना भूल गया। शेन वॉटसन का एक इंटरव्यू था, उसमें शेन वॉटसन बोलता है धोनी ने मुझे साफ बोला था कि तुम बॉल रोकने के लिए डाइव मत करना, मुझे कोई भी हैमस्ट्रिंग इंजरी कुछ नहीं चाहिए, 4 रन चले जाएंगे जाने देना, तुम वो बैटिंग में बना लेना। सोचो, नहीं ये चीज मैंने बहुत बार देखी है कि उनमें देखी। अब जैसे कि लेटर हाफ में वो लोग ने ये रियलाइज किया कि पहले बहुत पूरा आइडिया ये होता था कि स्टार्टिंग में वो लोग कंसोलिडेट करेंगे, थोड़े बहुत रन बनेंगे, एंड में आकर लोग दे विल गो बर्जक, स्पेशली धोनी विल गो बर्जक और लोग जीत जाएंगे। विद टाइम जैसे धोनी को समझ आया कि शायद वो वापस से वो चीज नहीं कर सकता, उसने इस टाइप की टीम करने लगा जो मिडल्स में भी बर्जक जाए, टॉप में भी बर्जक जाए, और स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो स्पिन को बहुत अच्छा बैश करे। तो उसने अजिंक्य रहाणे को पकड़ा जो स्पिन का हमेशा से अच्छा प्लेयर रहा व्हाइट बॉल पे। रॉबिन उथप्पा हैज बीन अमेजिंग स्पिन बैशर, उसको उसने एक्वायर किया। समवन लाइक ब्रेंडन मैकलम या रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवॉय, शिवम दुबे स्पिन बैटिंग स्पेशलिस्ट, शिवम दुबे, और उसको बाकी जो रोल क्लैरिटी की बात है कि कितना क्लियर दिया। तो ये जिस टाइप की ऑक्शन स्ट्रेटेजी ना, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आरसीबी हो गया, फॉर केकेआर हो गया, दिल्ली, पंजाब, ये लोग के पास हर बार एक स्टार प्लेयर होता है, बीट मैक्सवेल, बेरेस्टो, बेन स्टोक्स होगा, बड़े से बड़ा नाम जाता है। रोल क्लैरिटी के लिए भाई सीएसके कभी कभी बड़े नामों के पीछे भी गई है। जैसे जब लगा था कि मिडिल ऑर्डर वीक पड़ रहा है तो बेन स्टोक्स के पीछे 16 करोड़ डाले थे, लेकिन बेन स्टोक्स को खिलाए कितना मैच था? 1, ठीक है। सोचो,
डेरल भाई मिचेल को अगेन 14 करोड़ में खरीदा था, जो बेसिकली उनका अंबाती रायडू का रिप्लेसमेंट था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा स्पिन प्लेयर था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगेन ये जो ठाकुर ने पॉइंट आउट किया कि बेन स्टोक्स को लेकर वो लोग ने एक मैच खिलाया, दिस बेसिकली प्रूव्स कि भाई वो लोग पैसे पे नहीं बंदों को खिला रहे कि जस्ट बिकॉज तेरे को 16 करोड़ दिया तो तेरे को हर मैच खेलना पड़ेगा। एक बंदा एक्वायर होकर स्क्वाड में आ गया, वो 16 करोड़ का हो कि 16 लाख का हो, सब एक लेवल पे, बात खत्म। जिसकी जरूरत होगी वो बंदा खेलेगा। यही अगर बेन स्टोक्स कोई और टीम में होता, उसकी जगह बने ना बने, उसको वो लोग खिलाएंगे। लेकिन ये चेन्नई ने नहीं किया, जो बेसिकली उनकी फिलोसॉफी कितनी अच्छे से मुझे डिफाइन करती है। सबसे बड़ा जो रोल क्लैरिटी का एग्जांपल या रीडेफिनेशन का एग्जांपल लगता है, वो लगता है माइकल हसी का। माइकल हसी एक टी20 ओपनर है भाई, ये सीएसके की डिस्कवरी है। ठीक है, माइकल हसी ने सीएसके के पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी एज एन ओपनर। तो भाई वो जो भाई चीजें मैं हैं इनफैक्ट ये तक बोलूंगा, माइकल हसी वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड प्लेयर रह गया चेन्नई के लिए। और एक और चीज, तो तूने पूरी जो हम लोग कोर ग्रुप की बात करें, तो एक और चीज नोटिस किया कि ये सारे बंदे अगर टीम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक सीएसके आवास योजना, क्या बोलते हैं, सीएसके रोजगार योजना में जगह होती है कि या तो कैप्टन, मेंटोर, मेंटोर पे मेंटोर, बॉलिंग कोच, कुछ ना कुछ। वो लोग, बद्रीनाथ को मैंने देखा था, बालाजी बहुत टाइम तक था, माइकल हसी है, तुम्हारा स्टीफन फ्लेमिंग है ना। तो ये अगेन ब्रावो बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो भी बहुत सालों तक था। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। मेरे को माइकल हसी का याद है, वो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जब खेलता था ना टी20, तो 5वें छठे पे खेलता था और बहुत ज्यादा नहीं खेला है, बट सीएसके के लिए उसने इतने कंसिस्टेंटली रन मारे भाई, क्रेजी है। बट इसके अलावा जो तू दूसरी बात, जो चीज बता, मेरे हिसाब से तूने इस पे बात किया, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो स्प्रिंट फ्रेंडली स्क्वाड वो लोग पूरा डिजाइन करते हैं, उस पर थोड़ा ड्वेल डीप कर, जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए उन्होंने हर बार। मतलब हमेशा ही देखेगा सीएसके 2 या 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स या पार्ट टाइमर्स ऐसे प्लेयर्स रखती थी जो स्पिन अच्छी कर सके। और फिर जैसे तूने बात करी थी रविचंद्रन अश्विन की पावर प्ले स्पेशलिस्ट वाला जो रोल था 2008 से लेकर 2015 में 1 या 2 ओवर पावर प्ले में डालना। 2018 में इमरान ताहिर, जो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा एज हो चुकी थी, उसको वहां पे एक्वायर करना। वहां पे उसने 2019 में पर्पल कैप जीती थी 26 विकेट के साथ। अभी जैसे मैं कुछ नाम लूंगा जो भाई ऐसा लग रहा है जैसे सीएसके ने उनका करियर लास्ट के 2-3 साल चलाया है, जैसे हरभजन सिंह। ठीक है, मिचेल सेंटनर को सीएसके ने कितने कम मैचेस दिए, लेकिन हमेशा अपने साथ रखा, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटेजिक रोल क्लैरिटी थी कि भाई वो स्पिन अच्छा खेलता है, अच्छी डालता है, तो वो जडेजा का रिप्लेसमेंट हो सकता है कभी जडेजा इंजर्ड हुआ तो। ब्रो पीयूष चावला, कर्ण हाँ शर्मा। ठीक है, कर्ण शर्मा तो भाई सीधे फाइनल खेला था। बीच में उसने इतने मैचेस नहीं खेले थे, उसने सीधे फाइनल खेला था 2018 में, जिसमें उसने केन विलियमसन का विकेट लिया था। ब्रो, भाई मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, कितना टाइम। शार्दुल ठाकुर, भाई इसीलिए अच्छा, तो ओवर 70% विन परसेंटेज है भाई चेपॉक पे सीएसके का। इसी का पॉइंट मेरा जो तेरे से ये सवाल था कि चेपोक को उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया। सबके पास ब्रो इक्वल एडवांटेज होता है, इक्वल, सबको पता होता है कि हमारी स्क्वाड कैसी है, हमारा ग्राउंड कैसा है। तो वाई टीम्स लाइक चेन्नई, उसने चेपोक को इतना बड़ा फोर्ट्रेस बनाया पाया, वेर एज अदर टीम्स, राजस्थान भी सवाई मानसिंह में स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल थी, पर वो लोग डिरेल हो गए। क्यों चेन्नई सक्सेसफुल हो पाया उसको अपना फोर्ट्रेस बनाने के लिए, वेर एज अदर्स नहीं हो पाए? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि चेन्नई ने सिर्फ एक टी20 स्क्वाड बनाने से ज्यादा एक ऐसा स्क्वाड बनाने के ऊपर ध्यान दिया जो पर्टिकुलरली चेपॉक में सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी, उनका हमेशा से ये क्लियर था कि हमको जितने ज्यादा हो सके होम मैचेस जीतने हैं। अगर हम 7 या 8 जो हमारे अवे मैचेस हैं उसमें से 1-2 भी जीत लेते हैं तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब अगर हम 7 में से 5 यहाँ जीत रहे हैं और 7 में से 2 बाहर जीत रहे हैं तो हम 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले ऐसा ही होता था 8 टीमों में। हाँ हाँ, तो ये चीज मुझे हमेशा से उनकी जो रोल क्लैरिटी थी वो बहुत अच्छी लगी थी कि इसी का मैं एग्जांपल देता हूं, जो ठाकुर ने बताया कि भाई प्लेयर्स लाइक शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनटकर तो नहीं आ पाया था, मोहित शर्मा, आउट एंड आउट पेस बॉलर्स नहीं थे, ये वो थे जो कटर्स अच्छी डालते थे। हाँ, सैम करन, ब्रावो, तो सीएसके के पास बहुत ही कम ऐसे आउट एंड आउट पेस बॉलर्स रहे हैं जो भाई एक्सट्रीम पेस डालते थे। कोई मुझे नहीं याद आता, जैसे बॉलिंजर कुछ टाइम था, 1-2 सीजन मार्क वुड ने खेले थे। ठीक है, बेन विल्सन कुछ टाइम खेला था। तो उसके अलावा कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है जो भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं सीएसके। ये एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरे एक और चीज पता है, मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की, चेन्नई ने ज्यादा लेग स्पिनर्स भी नहीं खिलाए ना। क्या लगता है? धोनी हमेशा से फिंगर स्पिनर्स का कैप्टन रहा है। लेग स्पिनर्स के नाम पे तो ताहिर, कर्ण शर्मा, पीयूष चावला, इन्हीं के नाम गिना पाएगा। एक काम मैं चाहता हूँ, वही जो तेरा नेक्स्ट सेगमेंट है तो उस पे जाए, कि जो इतने सालों में जो उनकी स्ट्रेंथ रही है चेन्नई की, कि वो धोनी की गेम अवेयरनेस हो, टेक्टिकल वो हो, तो उस पर थोड़ा ड्वेल डीप करो, जो तेरे पास जो अमेजिंग एनेक्डोट्स है उस पर जा थोड़ा।
हाँ, जैसे कि भाई जो टैक्टिकल कैप्टेंसी जो भी हमने बात करी, जो विभोर ने बोला, तो वो सबको पता है कि धोनी की फील्ड प्लेसमेंट्स, जो एक प्लेयर, जैसे मैं और विभोर फोन पे बात कर रहे थे कि धोनी बहुत ज्यादा ना एक इंस्टिंक्टिव कैप्टन है, कि भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे को सही लग रहा है उस प्लेयर के लिए वो एक वो चीज मैं करूंगा। जैसे जो भी बॉलिंग चेंजेस होते हैं कि इस प्लेयर के सामने क्या करना सही रहेगा, जो भी वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करता है हाई प्रेशर मोमेंट्स में, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फॉर जैसे एग्जांपल कि मैं कायरन पोलार्ड वाला प्लेसमेंट हाँ, जो कायरन पोलार्ड वाला, जिसमें पहले सीजन में एमआई के सामने सीएसके ने पहली बार जब जीता था, तो वो एक बहुत वियर्ड सा फील्ड प्लेसमेंट था, जो किसी ने पहली बार नोटिस किया था कि कुछ ऐसा है कि भाई मिड ऑफ खड़ा है और लॉन्ग ऑफ खड़ा है, मिड ऑफ एकदम स्ट्रेट खड़ा है कि भाई जो स्ट्रेट शॉट होगा वो लगेगा। ऐसे केरन पोलार्ड का ईयर्स आफ्टर भी एमएस धोनी 3 प्लेयर रखता था स्ट्रेट में। एक शिवम दुबे का एक कैच है जो बहुत फेमस है, किसी को याद हो तो, जहां शिवम दुबे बस बाउंड्री पे ऐसे खड़ा है और सिंपल सा कैच ले रहा है और फिर हाथ एकदम नॉर्मल, कि भाई मेरे को तो रखा ही इसलिए गया था कि एक स्ट्रेट शॉट जो केरन पोलार्ड मारता है उसके लिए। यहाँ पे जो एनेक्डोट की विभोर ने बात करी, मैं याद दिलाना चाहूंगा सुरेश रैना का यूसेज। धोनी ने 2010 और 2011 दोनों के ही फाइनल्स में सुरेश रैना से बॉलिंग कराई थी। 2010 में शायद जब वो लोगों ने स्पिन बैशिंग के लिए एमआई ने हरभजन सिंह को ऊपर भेजा था, तब सुरेश रैना ने उसका विकेट लिया था। लेकिन 2011 में सुरेश रैना ने किसका विकेट लिया था, याद है तुझे? नहीं, मेरे को जेन्युइनली याद नहीं है। मेरे को विराट कोहली का। क्या 2011 फाइनल में विराट कोहली का विकेट सुरेश रैना ने लिया था, ठीक है। बाप रे बाप। तो भाई अब अगेन एक दुनिया जहां पर ये है कि भाई हम लोग लेफ्टी के सामने लेफ्टी बॉलर नहीं छोड़ रहे ना, पता नहीं क्या क्या भाई इतने घुसे रहते हैं स्टैट्स और टैक्टिक्स के अंदर। ऐसे में एक बंदा आ रहा है, सोच रहा है कि काम करता हूँ विराट के सामने सुरेश रैना से बॉलिंग करवा देता हूँ। हाँ, ट्रू फार्मर भाई। वो क्या था धोनी का, कुछ बीच में मीम चला था जो क्या स्टंप्स के पीछे था, गेम बदल देता था, क्या ऐसा कुछ समथिंग। एक प्लेयर था जो स्टंप्स के पीछे से गेम बदल देता था। वही भैया। हाँ, कंटिन्यू। तो वही है, ये जो अब इसमें जो टैक्टिक्स धोनी की कैप्टनसी हो गई, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मिडल ऑर्डर जो भी सीएसके का रहा है, उस पे आगे बढ़ते कोर मैं इस पे एक और चीज हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। जो धोनी ने फिंगर स्पिनर्स का इस्तेमाल किया वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत अलग था, बहुत अनप्रेसिडेंटेड था कि वो स्पिनर्स को पावर प्ले में यूज करता। उस टाइम पे कोई सोचता ही नहीं था कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि है ना स्पिनर्स को पावर प्ले में डलाया जा सकता है। वो लोग ज्यादातर लोग है ना स्पिनर्स को इस तरह से देखते थे कि ये लोग डिफेंसिव बॉलर्स हैं, ये लोग आएंगे रोकेंगे। बट धोनी वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू, शादाब जकाती ना, पवन नेगीज एंड उसके भी पहले रविचंद्रन अश्विन जैसे बंदे को सिर्फ पावर प्ले में क्रिस गेल के सामने, व्हिच वाज नोन एज लाइक है ना द गोट्स ऑफ गोट, एकदम प्रॉपर एपेक्स प्रेडेटर बंदा था, उस बंदे के सामने अश्विन को छोड़ देता था। तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो हाँ, मिडिल ऑर्डर में चलते हैं। तो जैसे मिडिल ऑर्डर की बात चल रही, तो सीएसके के लिए हमेशा से मिडिल ऑर्डर में कुछ बहुत बड़े नाम रहे हैं, जैसे कि भाई एमएस धोनी खुद, सुरेश रैना चिन्ना थाला जो नंबर 3 पे, कभी कभार नंबर 4 पे सीएसके के लिए खेलते हैं, अंबाती रायडू जिसने भाई पूरा एक फाइनल जिताया वो सीजन में, अंबाती रायडू सीएसके के लिए मिडिल ऑर्डर में खेला था। रॉबिन उथप्पा जिसपे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन विभोर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था इसमें कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब धोनी ने रियलाइज किया कि मैं इतना ज्यादा बर्जर्क नहीं जा सकता, तो उसने ऐसी स्क्वाड बनाना शुरू करी थी जो टॉप हैवी, मिडल में भी हैवी हो। उसी का एक स्टैट मैंने विभोर को शेयर किया था, जो अगर विभोर यहाँ पे भी शेयर करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो धोनी ने 2001 नहीं ओपनर्स वाला, जिसमें जब ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब सीएसके अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये वाला। तो हाँ, क्रिक बस का एक स्टैट था। नहीं क्रिक बस का एक स्टैट था। हाँ, ओके हाँ लगा दिया ब्रो। हाँ, बेसिकली अब यहाँ पे ये स्टैट को कोई देखेगा तो जब से 2018-19 के बाद जो भी था मिडल ओवर्स में पता चल गया कि भाई हम स्ट्रगल करेंगे 2020 के बाद मेजरली, तो तुमने देखा कि डेवॉन कॉनवे का रोल ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। फैफ डुप्लेसी का रोल बहुत अच्छा था ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। तो जिस भी सीजन में सीएसके के ओपनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे सीएसके आउट एंड आउट जीत गया, ठीक है। ये इस स्टैट से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो वो जो एक चीज थी ना कि हमेशा एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, एक टेक्टिकल जीनियस, वो सब कुछ सीएसके के साथ एकदम स्टैट्स में बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि व्हाई दे आर सो लाइक क्लियर अबाउट देयर स्ट्रेटेजी, व्हाई दे आर सो कंसिस्टेंट। यहाँ पे भी जैसे हम देख रहे हैं कि सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो लोग हैं, वो भाई उनकी आइडेंटिटी ही सीएसके से है, ठीक है।
वो ऐसा नहीं है कि किसी और टीम में भी बहुत अच्छा खेलते थे, लाइक डीके की मल्टीपल टीम्स में जाके खेला हो, या समवन लाइक वार्नर जो डीसी के लिए अच्छा ओपनर था, फिर एसआरएच के लिए अच्छा ओपनर था, फिर वापस डीसी में चला गया अच्छा ओपनर। इनकी आइडेंटिटी ही सीएसके है भाई। ट्रू दैट। हाँ, कंटिन्यू कर। जो मिडिल ऑर्डर रिलायबिलिटी, क्या हाँ, जैसे रिलायबिलिटी थी reliability, मिडल ऑर्डर में, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट 5 सालों में जो सीएसके के प्लेयर्स रहे हैं, वो सबसे ज्यादा रन स्कोरर्स वो शिवम दुबे जो कि स्पिन बैशर था, अंबाती रायडू जो कि एक स्पिन बैशिंग रोल के लिए उसने फिर ओपनर से मिडल ऑर्डर में वापस आया था, वो रविंद्र जडेजा जो अक्रॉस द ईयर्स इतने सालों से सीएसके के लिए खेल रहे हैं, साथ ही साथ जो नया नाम डेवन कॉनवे का जिसको एज अ ओपनर लाया गया था कि भाई तुम स्पिन अच्छा खेलते हो, तुम कंसिस्टेंट हो, हमको कोई बहुत ज्यादा फ्लैशी ओपनर नहीं चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ जो भाई उनका अब कैप्टन है ही, तो यही ब्रो उनकी स्ट्रेंथ है भाई। इसके बीच में एक और चीज मैं बहुत ऐड करना चाहता हूँ। लोग धोनी को भूल जाते हैं। मेरे को लगता है कभी कभी ना, मेरे को लगता है कि लोग धोनी के एनिग्मा को समझ नहीं रहे कि भाई उसने जो काम किया है वो एक्चुअली में, देख, जो इंडिया के लिए किया 10,000 रन ओडीआईज में मारना, वो ऑलरेडी बहुत वियर्ड सी बात है कि ऐसा लगता है कि कैसे किया। ये बंदा 4,700 रन मारा है 40 की एवरेज से, 140 के स्ट्राइक रेट से चेन्नई के लिए। ब्रो जहां पे 40 के मेजोरिटी मैचेस शेप ऑफ में चेन्नई हुए। में, जहां पर मुश्किल है भाई। इस चीज को समझो कि कितनी बड़ी बात है ये, कि 4,700 रन 40 के एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। बेसिकली या तो तुम आंद्रे रसल जैसे हो सकते हो कि भाई आओगे और गंगो पागलों की तरह मार सकते हो, है ना, लेकिन उतने कंसिस्टेंट नहीं हो। धोनी वॉज कंसिस्टेंट एंड और 140 वो की क्विक भी स्ट्राइक था, रेट भी। 140 का स्ट्राइक रेट अभी अगर किसी को कम लग रहा हो, लेकिन इम्पैक्ट सब आने के पहले का जो एरा था उसमें 140 का स्ट्राइक रेट वाज वेरी क्रेजी। मुझे आज भी याद है, पता है मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि लोग एनेक्डोट्स देते थे कि भाई अगर किसी प्लेयर का एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट 150 है तो वो एक अच्छा T20 बैट्समैन है, फिर वो मार्जिन 160 हुआ, फिर वो मार्जिन 170 हुआ। तुम समझो ओवर द इयर्स धोनी का ये वाला जो अक्यूमुलेशन है वो 180 है, ठीक है। ब्रो और मैं तेरे को एक बात बताऊं, देखो इसका बता रहा हूँ, क्या नाम से, क्रिस गेल का बताता हूँ। क्रिस गेल एकदम डाई हार्ड, एकदम क्रेजी। उस बंदे का एज एन ओपनर वगैरह, उसने 4,960 रन मारे, बेसिकली 200 रन ज्यादा मारे धोनी से। 39.7 की एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट। तो धोनी से उसने 8 की स्ट्राइक रेट ज्यादा थी और 1 का एवरेज कम था, और सिर्फ 200 रन ज्यादा मारे। एंड क्रिस गेल वाज नोन दैट एकदम क्रेजी बैशर। नॉट टू फॉरगेट धोनी यूज्ड टू कम मच लेटर, राइट। एंड और ऐसा भी नहीं, अगेन धोनी का कोई बाबर आजम वाला सिचुएशन नहीं है कि भाई उसने बस रन्स मारे। द अमाउंट ऑफ मैचेस ही हैज वॉन फॉर सीएसके, 2019 वाला अगर एरा किसको याद है, अब मेरे को याद है 2019 वाले सीजन में सब लोग बात हो रही थी। मेरे को याद है बहुत लोग आजकल ट्विटर पे ये बोलते हैं कि 2019 18-19 में धोनी वॉश ऑफ हो गया। 2019 का अगर कोई जाकर धोनी का सीजन देखेगा ना, तुम्हारी हाथ में आ जाएगी भाई। एक सेकंड में जस्ट बता देता हूँ भाई, वो इतना क्रेजी था। आई स्टिल रिमेंबर उसने उसमें से एक मैच था जो उसने आरसीबी के सामने खत्म किया था। क्रेजी गुड था, हाँ क्रेजी गुड भाई। हाँ 2019 में एमएस धोनी ने 416 रन मारे थे 83 की एवरेज से और 135 की स्ट्राइक रेट से। इमेजिन कर, 83 का एक बंदा एवरेज कर रहा था आईपीएल। क्या बात कर रहे हो ब्रो। तो मेरे को लगता है ना, लोग एमएस धोनी की मैं जो बात करना था, तो अमाउंट ऑफ मैचेस जो एमएस धोनी सिर्फ छक्के मार मार के जिताए, इरफान पठान वाला मैच हो, मुंबई के सामने मुझे याद है जयदेव उनटकट वाला है, आरसीबी के सामने है, आरसीबी के सामने तो नजाने कितने मैचेस उसने जिताए। तो ये द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जहां हम लोग बात करते हैं इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, एमएस धोनी है ना, लोग उसको टेकर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट कि वो एक्चुअली में एक मल्टी डिमेंशनल प्लेयर है। वो टिल डेट विकेट कीपर बहुत अच्छा है। तो एमएस धोनी का मेरे को लग रहा है एमएस धोनी इतना सक्सेसफुल है भाई। मुझे मैं सच बता रहा हूँ, सीएसके के सक्सेस में एमएस धोनी से बड़ा पायनियर कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं ब्रो। मतलब एमएस धोनी इस चेन्नई इस एमएस धोनी। मैं आज तक एमएस धोनी का जो भी लफड़े हैं, चेन्नई के लफड़े, वो उसमें एमएस धोनी का बहुत बड़ा वो है। क्योंकि द थिंग इज भाई, मैं हर साल उसको देख रहा हूँ, ठीक है, मेरी तो फेवरेट टीम ही केकेआर है, तो मैं हर बार उसको देखता था ब्रो। लोगों को याद आता है कि गौतम गंभीर कैसे उसको ट्रैप कर रहा है, कैसे केकेआर में वो वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, कुछ बोल्ड राशिद खान के, उसके ये सब होने के बावजूद तुम उसको सेल्फलेस बोल दो, जो भी तुमको बोलना है, बंदा 40 की एवरेज से 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 4,700 रन मारे, मतलब। और उसके अलावा कीपिंग और कैप्टनसी को तो गिनो ही मत। मतलब वो बंदा एज अ बैटर प्रूव कर रहा है अपने आप को, एज अ कैप्टन प्रूव कर रहा है और एज अ विकेट कीपर प्रूव कर रहा है।
तो ही इज मल्टी डायमेंशनल। मेरे हिसाब से अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, अपने बहुत हार्डकोर गए। तेरे पास कुछ फाइनल कंक्लूजन्स ओवरऑल क्या है कि जहां पर वीकनेस और डाउनफॉल वाले फेजेस पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से कंक्लूजन नहीं कहेंगे इसको, डाउनफॉल वाला फेज बोल सकते हैं, या फिर पोस्ट धोनी एरा अपने बात करते हैं कि जहां धोनी ने छोड़ा उसके बाद से देखो क्या लगता है कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो लेवल पे टीम नहीं लग रही है। बीच में जडेजा वाला भी एक एरा था छोटा सा। हाँ, जडेजा का भी कह रहा था, जहां पे जडेजा ने कुछ 8 मैचों में कैप्टनसी करी थी, 6 हारे थे 2 जीते थे, और वो बहुत ज्यादा ही क्लूलेस नजर आ रहा था फील्ड पे। एक आध बार हमने ये भी देखा था कि धोनी कितना गुस्सा हुआ था उसके ऊपर फील्ड पे। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना कि टीम की आइडेंटिटी धोनी के अराउंड बहुत ज्यादा बन गई है। अब धोनी के जैसे लेवल पे सोच के, जो कि तू हमेशा बोलता है कि ऋतुराज गायकवाड़ पे बहुत बड़ा प्रेशर है, एक तो धोनी के जैसी अच्छी कैप्टनसी करना, उसके बाद हर कोई एक स्पिनर का अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास स्पेशलिस्ट ऐसा टैग होता है, जैसे विराट कोहली को लोग बोलते थे कि फास्ट बॉलर्स का बहुत अच्छा कैप्टन था, धोनी को बोलते थे स्पिनर्स का। अब हर कोई ऐसा नहीं हो सकता। रोहित शर्मा के पास ऐसा कोई टैग नहीं है, ठीक है, या किसी और गौतम गंभीर के पास कि भाई वो, ये लोग बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि एक तो टीम ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में है जहां पे टीम के पास बहुत ज्यादा रिलायबल एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी नहीं रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो यंग प्लेयर्स हैं वो इतने ज्यादा डायनेमिक या इतने ज्यादा T20 गेम के लिए सूटेड नजर नहीं आ रहे हैं। जो करंटली प्लेयर्स हैं, जो कि दे आर नॉट सो यंग बट स्टिल यहाँ पे वो अपनी जो रोल है उसको उतना अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे। बेसिकली वही जो पूरा पॉइंट था, क्लैरिटी वाला पॉइंट था, वो कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। हाँ, अब जो चीज थी कि भाई CSK हैज बीन लाइक स्पेशलिस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा रोल क्लैरिटी, अब वो ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर फायर बैक कर रही है। क्योंकि अब जब तुम एक रोल क्लैरिटी या स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को ले रहे हो और वो अपने स्पेशलिस्ट जॉब्स को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी टीम बिखर जा रही है, जैसा कि हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सीजन में देखेंगे, 2025 के सीजन में। मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ, ठाकुर ने एक स्टैट भेजा था कि अपार्ट फ्रॉम धोनी जो चेन्नई का विन परसेंटेज है जो करंटली 59 के आसपास है, वो गिर के 40 से भी नीचे आ जाता है। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा के टाइम पे तो 8 में से 6 मैचेस हारे थे, और लास्ट ईयर सबको याद ही होगा कि कितना स्ट्रगल था। तो हाँ, कंटिन्यू कर, एंड इनफैक्ट हाँ चल ना, कंटिन्यू कर, गो फॉर। और जब जनरली हो ही रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन था या जडेजा कैप्टन था, तब जो भी हमारी जो स्पिन डोमिनेंट साइड है वो फास्ट पेस्ड जो विकेट्स है उनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। जैसे रिसेंट में जो भी अभी मेरे को लगता है 2025 का जो सीजन है ये थोड़ा सा फोरसाइट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2025 का सीजन एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देगा कि CSK का जो स्क्वाड है वो लंबे रन के लिए अभी भी सूटेड नहीं है। जैसे मैंने ये स्टैट भेजा था कि CSK नॉट दैट ग्रेट ऑन वानखेड़े, जो कि इंडिया की बहुत फेमस भाई फास्ट पेस विकेट एंड फास्ट पेस। वैसे ही मैंने एक स्टैट इसीलिए चेन्नई का भी वो भेजा था कि चेन्नई इज होम ग्राउंड, हाउ सक्सेसफुल दे आर, कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये जो चीजें हैं, 72 में से 51 जीते, जो स्टार्टिंग में ठाकुर ने बताया था। लेकिन तो मेरा जो पूरा ये पॉइंट था कि जो फास्ट एंड बाउंसी पिचेस पे ना, जहां पर वो लोग अपने घर में 75% का विन है और फास्ट एंड बाउंसी पे 55 के आसपास आ जा रहे हैं, तो होल थिंग जो चेन्नई की स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि वो लोग अपने घर में जीतेंगे, बाहर जाके 3-4 मैचेस भी जीते तो वो लोग डेफिनेटली जीत जाएंगे। प्रेशर सिचुएशन में प्लेऑफ्स में ऑलमोस्ट सारे प्लेऑफ्स जीत के वो लोग फाइनल्स तक जा रहे हैं, 65% का उनका विन रेशियो प्लेऑफ्स में। अब वही उनकी वीकनेस पड़ रही है, और उसका बहुत बड़ा कारण जो बार बार हमने बोला है कि वो है कि ऋतुराज गायकवाड़ इज ट्राइंग टू एप MS धोनी स्टाइल, जो जडेजा ने भी करने की कोशिश की। ऋतुराज देखो, धोनी ने पूरा कल्चर वल्चर सब बना के सेट कर दिया। अब पॉइंट ये, या तो ऋतुराज गायकवाड़ उस माइंडसेट का प्लेयर है और उसको वहां से कंटिन्यू करे, विच आई डोंट थिंक सो कि ही इज दैट काइंड ऑफ, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि जैसे कि लास्ट मैच को अपने थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, कल मैच था RCB वर्सेस चेन्नई वाला, ये आप लोग वीडियो लेट देखेंगे, उसमें जितना हॉरिबल मैंने चेन्नई को खेलते हुए कभी नहीं देखा है। अपने लेटली ये भी थोड़ा बात करते हैं, डाउनफॉल में ये भी आएगा, द अमाउंट द वे धोनी इज प्लेइंग राइट नाउ, थोड़ा मैं चाहता हूं उस पर अपने 2 सेंट्स दे, जैसे कि कल धोनी जडेजा और अश्विन के बाद आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई CSK की टीम थोड़ा सा वो होता है ना कि शॉट इन और सेल्फ फुट, जो भी बोलते हैं कि भाई खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, वैसी वाली सिचुएशन में अब चली गई है। और ये सीजन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक रेट्रोस्पेक्ट वाला सीजन होगा। मैं यहाँ पे ये चीज की बात करना चाहता हूँ कि CSK बेसिकली ये चीज में कैसे ट्रांजिशन वेल कर सकती है, जो कि हम लोगों ने एक पॉइंट रखा है हमारे जो भी डिस्कशन का है कि भाई यहाँ पे CSK की जो पहले की आइडेंटिटी थी कि बहुत
अच्छे यंग बैटर्स। सीएसके के पास अब वो चीज की बहुत ज्यादा कमी है। ऋतुराज गायकवाड़ इज अ गुड बैटर, बट उसके अलावा जाडेजा इज नॉट सो गुड इन टी20 बैटिंग। ठीक है, शिवम दुबे आउट एंड आउट स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन पेस के सामने शिवम दुबे के जो स्ट्रगल्स है वो बहुत ज्यादा विजिबल है। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा जैसे लोग अभी उतना अच्छा 2 मैचेस में कर नहीं पाए। मुझे पता नहीं विजय शंकर को कितने मौके मिलेंगे। अब उसके बाद सीएसके के पास जो इन द रैंक्स, इन द बेंच है, उसमें कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं है। नाम है जैसे वंश बेदी है जो विकेट कीपर बैट्समैन है, या आंद्रे सिद्धार्थ जो तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये लोग कोई प्रूवन टी20 बैटर्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो स्पिन का न्यूज स्पीयर हेड होना चाहिए, उसमें सीएसके ने कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया है नूर अहमद को लेके। और मुझे ये लगता है कि नूर अहमद सीएसके के लिए बहुत लंबे टाइम तक अब सीएसके के साथ रहेंगे, क्योंकि वो जो एक मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी जो होती है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी वो सीएसके के लिए ही अमेरिका में, सॉरी, उसमें भी वो सीएसके के लिए खेलता है। साथ ही साथ अब सीएसके को अपने पेस अटैक को बहुत ज्यादा रिवैम्प करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है पेस अटैक को रिवैम्प करने की दिशा में तो कहीं ना कहीं सीएसके बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा है। जैसे कि नागरकोटी को लेके रखा है, खलील अहमद है, गुरजनप्रीत सिंह के रूप में एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, मुकेश चौधरी है, लेकिन स्टिल अभी भी मुझे ये लगता है कि जो फिज है सीएसके के फास्ट बॉलिंग में वो मिसिंग है। तो अब यहां से ये देखना होगा कि सीएसके कैसे कमबैक करेगा। भाई मैं इसी पे अगेन जो तूने पूरा पॉइंट बताया दैट वाज देयर स्ट्रेंथ। ये लोग कहीं ना कहीं अपने ही बर्डन पे लगे हुए हैं, क्योंकि अब देख धोनी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल है ना, जैसे कि कल की बात कर रहा हूँ, देयर इज नो पॉइंट धोनी बैटिंग एट 9। ठीक है, उसने अपने दिमाग में ये बना लिया कि आखिरी के 4-5 ओवर ये खेलूंगा, उसके अगर उसके पहले 8 विकेट गिर जा रही तो 8 बंदे मेरे आगे जाएंगे, मैं आखिर के 4-5 ओवर खेलूंगा। दिस डजंट मेक सेंस। ऋतुराज गायकवाड़ हैज टू टेक अ स्टैंड। भाई अगर तेरे को 14 बॉल में 30 ही मारने, भाई तू 10वें ओवर में आके 14 बॉल में 30 मारा और आउट होकर चले जा, एटलीस्ट गिव अ मोमेंटम। कल के हाँ, पॉइंट ये था कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उसे लास्ट ओवर में छक्का मारा जब तक मैच खत्म हो गया, विच इज अ वैलिड पॉइंट। अगर वही धोनी आके मिडिल में आके मार दे तो ट्राई तो कर, आउट होकर चला गया भाई, लोगों को मजा तो आ गया, उन लोगों ने तेरे को देख लिया था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऋतुराज गायकवाड़ हैज टू टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ कि अब भाई यहाँ ये पे एक मेरा और स्टाइल चीज है। बोलना चाहूंगा कि भाई हम दोनों भले ही बहुत ज्यादा एमएस धोनी के फैंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक राइटफुली क्रिटिसिज्म भी दूंगा धोनी को, कि धोनी के पिछले कई सारे अच्छे नॉक्स, जो कि जितना कम वो बॉल खेल रहा है उसके हिसाब से अच्छे हैं, वो बहुत ज्यादा लूजिंग कॉज में आए जी। ऐसे टाइम पे आए जहां पे उन बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं था। मैं विभोर को एक हाँ, पर्सनली स्टैट भी शेयर कर दूंगा, जो अगर विभोर को यहाँ पे मैं लगाना मैं होगा। मैं बता दे रहा हूँ, 2023 के बाद एमएस धोनी ने जितने भी बाउंड्रीज मारी है, जितने भी इनिंग्स में जितने भी बाउंड्रीज मारी है, वो एक भी विनिंग कॉज में नहीं है। वेयर इज जब जब उसने नॉट आउट रह के टीम उसने अपनी चिन्ने को जिताया तो उसकी एक भी बाउंड्रीज नहीं। द होल पॉइंट इज ये आ रहा है कि धोनी रिसेंट टाइम में हु वाज नोन कि वो छक्के मार के बाउंड्रीज मार के जिताता था, लास्ट 2 साल में वो चीज है गायब है। एंड गायकवाड़ हैज टू टेक अ स्टैंड। देख यहाँ पर है ना, गायकवाड़ को है ना एमएस धोनी के महामंडल या महिमा में या फिर उसके ऑरा में दबना नहीं है। वेयर इज ही हैज टू टेक अ चार्ज। वहां उसको बोलना है कि देखो धोनी भाई, मैं चाहता हूं कि आप नंबर 3 पे खेलो, नंबर 4 पे खेलो, मैं चाहता हूं आप जाके 10 ही बॉल खेलो, लेकिन 10 बॉल में 25 मारो, ये मैं चाहता हूं। मैं कैप्टन हूं, आई एम द लीडर, आपने जो किया बहुत बढ़िया खेल, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये करना है। मैं स्पिन का शायद मैं अलग टाइप के स्पिनर चाहता हूं, मैं अलग टाइप का मिडिल ऑर्डर चाहता हूं। मैं आपकी तरह उतना अच्छा नहीं हूं कि अजिंक्य रहाणे को सडनली रीमॉडल कर दूंगा। मैं आपकी तरह शायद उतना अच्छा नहीं हूं जो रॉबिन उथप्पा को आउट ऑफ द ब्लू एकदम सुपरस्टार बना दूंगा। मेरे को चाहिए अच्छे बैटर्स, मेरे को हैरी ब्रूक चाहिए, मेरे को ग्लेन फिलिप्स चाहिए। मैं अचानक से अश्विन चौप टेपर ऑफ हो चुका है, रिटायर हो चुका है, मैं उसको वापस से सुनील नारायण नहीं बना सकता, या मैं जडेजा से जिस तरह तो से कहीं ना आपने कहीं जडेजा लग रहा है कि भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ इज स्टिल एक्टिंग एज अ डमी कैप्टन, जहां पे धोनी और मैनेजमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और कहीं ना ये चीज बहुत खराब है एज अ बैटर या एज अ कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। तो या तो अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही कुछ है तो भाई ठीक है, लेकिन अब उसको अच्छे प्लेयर्स प्रोवाइड करो। या तो तुम्हारे मन में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ स्टैंड अलोन कैप्टन के रूप में बहुत अच्छा रहेगा। ब्रो। मैं तुमको एक इसी पे देखो काउंटर करना चाहता हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। ठीक है, हाँ 26 27 28 साल का जितने भी साल का बंदा है, ही हैज टू टेक अ स्टैंड। अगर उसको लग रहा है कि भाई चेन्नई की मैनेजमेंट उसको ओवरवेल्म कर रही है, तो भाई टेक अ स्टैंड। क्योंकि यहाँ पर भाई तू कैप्टन है, मैं तो तेरे को ही बोलूंगा कि तूने स्टैंड नहीं लिया, मैनेजमेंट कुछ भी कर रही है तो एटलीस्ट स्पीक आउट कि भाई मैनेजमेंट ने मेरे को इस तरह से करने नहीं दिया। तो मैं नहीं मान सकता कि तू डमी पपेट कैप्टन है। तो भाई फिर तो जो भी है कैप्टन तो तू ही है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट अ कैप्टन सेंट्रिक गेम है ना ब्रो। तो यही मेरा पूरा पॉइंट है। बट मेरे हिसाब से कुछ कोई पॉइंट रह गया ठाकुर?
नहीं बस ठीक है। तो गाइज ये मोटा मोटी हमारा पॉडकास्ट था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ठाकुर ने काफी मेहनत की है, मैंने भी थोड़े एआई के प्रॉम्प्ट्स डालने में मेहनत की है तो बट थैंक यू सो मच भाई। एक बंदे का अपने नाम पिछले 2 वीडियो में लेना ही भूल गए, जय राजगौर, जो हमारा फर्स्ट एंड ओनली मेंबर है, हमारे लिए बड़ी बात है। और वो हमको इंस्टाग्राम, वो वीडियो का कमेंट सेक्शन, हर जगह सपोर्ट करता है। हर एक बंदा जो हमको कंसिस्टेंटली देख रहा है और कमेंट कर रहा है, मैं एटलीस्ट आप लोगों को भाई नाम याद रखने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच जितने भी बंदे हैं, जो भी हमको जसप्रीत सपोर्ट कर भाई, रहा है। भवजोत है या शंडीव है, बहुत सारे इस टाइप के बंदे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसके लिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट थैंक यू सो मच। आप लोग देखते हो, मीन्स अ लॉट। और ये वीडियो पे आई डोंट नो कितने भी व्यूज आएंगे, जो भी है, बट मैं ये वीडियो करना चाहता था बिकॉज आज से 1 साल पहले, जब 8-9 महीना पहले जब हमने ये चैनल चालू किया था, उसका पूरा पॉइंट ही मेरा ये था। उस टाइम पर्सनली मैं कुछ अच्छे जोन में नहीं था लाइफ के, और ठाकुर मेरे को एक्चुअली बहुत बार बोलता रहता था कि अपने चैनल खोलते हैं, मैं उसको टालता रहता था। ठाकुर ने फिर से मेरे को बोला था कि भाई करते हैं, ट्राई करते हैं, तो उस टाइम मैं सही जोन में नहीं था, तो मैंने ठाकुर को हाँ बोल दिया था कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड पूरा पॉइंट ही मेरा चैनल का ये था कि मैं वो चीजें बोल सकूं या वो चीजें बाहर रख सकूं जो मैं रखना चाहता हूं, रादर देन मैं पूरे व्यूज और उस टिप के उसमें रखूं। तो दिस वीडियो वाज वन ऑफ देम, जहां पर मैं चाहता हूं कि इन डेप्थ मैं आप लोगों को टीम और उनकी लेगेसी बताऊं और उनको डिकोड करूं। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे मुंबई इंडियंस और कोलकाता पे जाए, एंड उसके बाद देखते हैं आगे कैसा जाएगा। तो थैंक यू सो मच जिस बंदे ने भी यहाँ तक